गाइस गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने चीज़ें कंप्लीट की थी, बाउंड्रीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम बाउंड्रीज के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कन्वर्जेंट जो थी बाउंड्री वो भी क्लियर कर ली थी। उसके बाद हमने डाइवर्जेंट भी क्लियर कर ली थी। उसके बाद जो बचती थी हमारी डाइवर्जेंट, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी हमने अपनी कंप्लीट कर ली थी। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री शायद लास्ट था हमने उसमें, जिसमें हमने पढ़ा था नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। ये ही इससे रिलेटेड मैंने पढ़ा था और ये चीजें मैंने लास्ट चीज यही समझाई थी इसके बारे में कि क्या चीज होती है, क्यों क्रिएट नहीं होती कोई भी चीज और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। बताया था मैंने कुछ कि ना टकराएगी और ना ही कुछ होगा। इसके बारे में मैं क्लियर कल बात कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। यहाँ तक मेरे को मयंक ने और एक दो बच्चों और ने मेरे को डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट किया है, नोट्स भी सेंड किए हैं। आपको मैंने कल बताया था कि पीपीटी से ये चीज क्लियर नहीं होगी जितना हैंड रिटन नोट्स से अच्छे से क्लियर होगी। आप बनाओगे, समझोगे। वर्ड्स कुछ ऐसे हैं कि ऐसा भी हो सकता है किसी को इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में होता है, उसको पढ़ने का मन नहीं होता है ऐसे वर्ड्स को। सो आप अगर हाथ से लिखेंगे तो अच्छे से समझ भी पाएंगे, उन चीजों को बोल करके देखेंगे तो क्लियर भी होंगी। जो मैं यहाँ पढ़ा के चल रहा हूँ, इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट में अगर समझना है चीजों को अच्छे से, उसको उस सब्जेक्ट में अगर परफॉर्म करना है। मेन चीज ये है कि मेरे को ये जो चीजें मैंने कल कराई है यहाँ तक सिर्फ 3 बच्चों ने नोट सेंड किए हैं कि सर ये कंप्लीट है, बाकी ने क्यों नहीं किए मेरे को। और फिर कुछ ने अदर ने क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स भी पूछी कि सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जरा ये समझा दीजिए। मैंने उनको क्लियर भी की, नंबर शेयर भी किया था। सो आप रिकॉर्ड करने का भी रीजन यही है कि आपको क्लास प्रॉपर मिले, क्योंकि वहां पर अटक के चल रही थी। तो डिवीजन हेड से भी बात की गई मेरठ, तो उन्होंने बोला कि सर इसको जल्दी से हम सोल्व आउट करेंगे। सो आपकी खातिर कि आपको प्रॉब्लम ना हो, हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप नोट्स नहीं रेडी करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, चलिए नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय ये सब चीजें हम यहाँ तक क्लियर कर चुके थे। अब हम आगे जो अपना पढ़ेंगे, मैंने कल बताया था कि कॉन्टिनेंट एरिया वाइज हो या आपके पॉपुलेशन वाइज हो, मैं आपको ये चीजें दिखा के चलूंगा और आपको ओशियंस भी एक सीरीज में दिखाऊंगा। बात तो मैं कर चुका था इनकी, लेकिन एक सीरीज में दिखाने इसका रीजन है कि जब क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो सीरीज में पूछ लेता है, तो उस सीरीज में आपको क्वेश्चन को पता होना चाहिए। वो ऑप्शन में 5 नाम दे देगा, एक ऑप्शन में फिर से 4-5, फिर से दूसरे में 4-5, कि इसमें सीक्वेंस कौन सी सही है वो आपको देखनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पर कॉन्टिनेंट सबसे पहले ले लेता हूं, महाद्वीप की बात करता हूं। इधर मैं आपसे सबसे पहले एरिया वाइज ले लेता हूं, एरिया वाइज, और इधर मैं आपके पॉपुलेशन वाइज ले लेता हूं। चलिए, ये एरिया वाइज हो गए, इधर पॉपुलेशन वाइज। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वैसे इसमें भी मुझे एक चीज और बतानी थी। एरिया वाइज का मतलब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। कैसे? क्षेत्रफल। यहां पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग। कैसे? जनसंख्या के। वैसे मुझे इसकी नीड नहीं हिंदी में लिखने की, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप समझते हो, लेकिन हिंदी वाले बच्चे भी हैं, उनकी वजह से मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले एरिया वाइज में एशिया कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल के हिसाब से, सेकंड पे अफ्रीका, एंड थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पर साउथ अमेरिका। यहां पर मैं रोक के, वैसे तो 7 होते हैं, 7 लिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं एक बार रोक के आपको एक चीज बता देता हूं, क्योंकि आप फिर कहोगे जब 7 इधर हो जाएंगे कि याद नहीं हो पा रहे, याद कैसे करें। तो आपको इसके लिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एशिया, यहां पर भी पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे पहला एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, ये पैसिफिक लिखा गया था अभी, यहां पर अफ्रीका। तो जो यहां पर है फर्स्ट, ये यहां पर भी फर्स्ट है, जो यहां पर सेकंड है यहां पर भी सेकंड है, लेकिन जो यहां पर थर्ड है
वो यूरोप आएगा। लेकिन ऐसे कैसे चेंज होगा उसके बारे में मैं अभी समझाऊंगा, उसको याद हो जाएगा आपको। फिफ्थ है आपका अंटार्कटिका, सिक्स्थ है आपका यूरोप, एंड सेवेंथ है आपका ऑस्ट्रेलिया। और इसके अंदर इसे ओशियाना भी बोला जाता है, इसे ओशियाना भी बोला जाता है। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना नाम में। अच्छा, एशिया, अफ्रीका ये भी नंबर 1 पर, इधर नंबर 2 पर, यहाँ पर भी नंबर 1, यहाँ पर भी नंबर 2, लेकिन यहाँ थर्ड पर आपका ये जो एरिया वाइज में 6 नंबर पर आता है, इसका जो आधा है वो पॉपुलेशन वाइज में पहुंच जाता है। मतलब कि यूरोप यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाता है। बहुत ही सिंपल है याद करना, किसी चीज को कभी भी रटो मत, कुछ ना कुछ उसका, जैसे मैंने कल आपको पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया था, मतलब पॉलिटिक्स एक नाम दिया था ना, उस पर जाना था, आपको बताया था कि सीएम राहुल गांधी, फिर लालू, उसकी वजह से हमने नाम याद कर लिए थे। सेम आपको कोई ना कोई वो निकालना होता है, इसमें हेल्प मैं भी करूंगा आपको। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जहां पे भी इसमें नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा तुरंत बाद साउथ अमेरिका, दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पर फोर्थ पर आपका आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, एंड फिफ्थ पर आ जाएगा साउथ अमेरिका, सिक्स्थ पर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, सिक्स्थ पर आपका क्या आएगा ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ पर आएगा आपका अंटार्कटिका। यहां पर तो कोई पॉपुलेशन ही नहीं रहती, कोई रहता ही नहीं यहां पर। पॉपुलेशन में एशिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ही है, तुम्हें पता है। एशिया जब भी कोई बात होती है कि इंडिया इस चीज में नंबर 1 है एशिया में, तो एशिया, देन अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है। सो ये आपने देखा होगा नॉर्थ के बाद यहाँ पर भी साउथ की बात हुई है। एशिया अफ्रीका दोनों पे पहले नंबर पर है, छठे का आधा तीसरे नंबर पर पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया देन अंटार्कटिका। आई थिंक अब आपको क्लियर है, ठीक है। महाद्वीप की बात करी, एरिया वाइज भी कर ली, पॉपुलेशन वाइज भी। ये आपको पेपर में ध्यान रखना है कि वो एरिया वाइज आपसे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन वाइज पूछ रहा है, क्रम कौन सा ठीक है, सीक्वेंस कौन सी सही है, उसको आपको देख करके जब आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट के बात करूं बाद में, ओशियन की, महासागर, इनकी अगर मैं बात करूं, इनको भी हम सीक्वेंस में लिखेंगे, सीरीज में लिखेंगे। ये कितने होते हैं, कॉन्टिनेंट हमारे कितने होते हैं 7 टोटल, और महासागर हमारे कितने होते हैं 5 टोटल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, पैसिफिक ओशियन। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको कि इनके नाम हिंदी में भी सेम है, बस जैसे पैसिफिक है तो ये प्रशांत महासागर बोला जाएगा, प्रशांत महासागर बोला जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। पैसिफिक ओशियन, सेकंड पे आता है आपका अटलांटिक ओशियन, सबके आगे लगा के चले। तीसरे पे आता है आपका इंडियन हिंद महासागर जिसको बोला जाता है, ये अटलांटिक ही बोला जाएगा, इसको हिंद। जहां पर थोड़ा सा चेंज आता है वहां मैं लिखने की कोशिश करता हूं, यह जो चीज समझ में आ सकती है उसको थोड़ा स्किप कर सकता हूं हिंदी में लिखने में, लेकिन आप कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, ठीक है, या मेरे को एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। फोर्थ सदर्न ओशियन, फिफ्थ आर्कटिक। सबके आगे नाम लिखे, सबके आगे ओशियन जरूर लगा लें। अच्छा, बिजीएस्ट ओशियन की एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो आपका तो बहुत ही गहराई का था, ये तो वैसे उसमें पूछा गया था, लेकिन आपके इसमें तो ना आए शायद, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अटलांटिक ओशियन बिजीएस्ट ओशियन कौन सा, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। ये भी आपके कैसे है, सीरीज में है, और ये भी आपके सीरीज में है, और ये भी आपके सीरीज में। आई थिंक आपको यहां तक ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं। अच्छा, मैंने कल एक बार चलते चलते आपको बताया था, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर ये ट्रेंच जो हुआ
कन्वर्जेंट वाले से, मैंने कल उसको बिल्कुल आपको डायग्राम बना के कैसे होता है, कैसे कन्वर्जेंट या ट्रेंच होता है, कैसे नीचे से लावा निकलता है, इन चीज़ों की मैंने बात की थी। तो मैं उसी के ट्रेंच के बारे में एक क्वेश्चन बना हुआ था, तो मैं उसकी एक चीज़ आपको आगे की बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो इतना डीप आता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए थोड़ा ट्रेंच के बारे में जी। हाँ जी, ट्रेंच के बारे में देखिए थोड़ा सा। मारियाना ट्रेंच, ये डीपेस्ट पॉइंट है, यह ट्रेंच है ऑफ अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, ये डीपेस्ट ट्रेंच है मारियाना। ये वैसे जो ट्रेंच बनती हैं मैंने आपको बताया था कैसे बनती है, लेकिन जो सबसे डीप है वो ये है। इसका नाम ध्यान रखें, अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, भूले ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट मतलब थोड़ा बहुत घुमा फिरा के कर सकता है, चीजों को अलग ढंग से पूछ सकता है, लेकिन आपको मिलेगा सब कुछ ये, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर पॉइंट की जगह ट्रेंच डाल सकता है और कुछ भी नहीं है चेन में, ठीक है। चलिए आगे बेटा, अब हमारा ये चीज कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा नेक्स्ट, वैसे तो आधे स्टार्टिंग में चला देते हैं उसको, सबकी अपनी मर्जी होती है। यूनिवर्स सबसे बड़ा है, उसके पहले यूनिवर्स ही चला देते हैं, देन सोलर सिस्टम पे इस तरीके से यूनिवर्स की बात करते हैं तो उसमें सोलर सिस्टम वगैरह सब आता है, उनकी बातें होती हैं। अर्थ फिर बाद में आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले अर्थ पढ़ा दिया है, कोई इशू नहीं है। सब चीज़ों का थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आगे पीछे ये सब पढ़ाते रहते हैं, किसी का भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मेरे को कल मैं फिर से वही कहूँगा, 2-3 बच्चों ने सिर्फ नोट सेंड किए थे, सब बच्चों ने नोट सेंड नहीं किए। प्रॉब्लम भी सिर्फ उन्होंने पूछी, जबकि मैंने बताया था कि बेटा डायरेक्ट कोशिश करो जुड़ने की, कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट पूछो मुझसे, बोला था कमेंट करके पूछो, कहीं पर भी कोई इश्यू आए करो, कॉल करो। लेकिन आप, मुझे लगता है कुछ ही बच्चे सीरियस हैं, सभी नहीं है, इस चीज का फायदा नहीं उठा रहे हैं कि आपको कोई चीज मिल रही है। चलिए आगे मैं बात कर रहा हूं अब आपकी इसमें यूनिवर्स। सबसे पहले यूनिवर्स क्या है, कैसे है, इसके बारे में देखते हैं। ब्रह्मांड की बात करेंगे, किसकी? ब्रह्मांड की। वैसे आज तक की इसमें स्टडी में ब्रह्मांड कहां से चला है, कितना मतलब बड़ा है, क्या इसका कैसे बना है, क्या हिसाब है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कितना बड़ा है, कहां से स्टार्ट है, कहां खत्म है, नहीं पता। ये बताया गया था साइंटिस्ट के थ्रू कि एक छोटा सा होल टाइप था, एक बिंदु टाइप था, वो फैलता गया, ये ब्रह्मांड बना है। उसके बाद वो विस्फोट हुआ था, ये एक थ्योरी बताती है, इसके बारे में मैं सब लिखूंगा अभी। बिग बैंग थ्योरी आएगी, वो बिग बैंग थ्योरी यही प्रूव करती है कि इसकी एज कितनी है, कितना इसका, कैसे ये हुआ था। बिग बैंग थ्योरी किसने दी गई थी, उसका नाम सुनेंगे अभी हम, जॉर्ज ने दी थी। इतना भी याद रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप बस एक बात ध्यान रखना कि इसके बारे में अभी तक पूरा आइडिया किसी को नहीं होता, और हकीकत ये है साइंटिस्ट अपनी जो उनकी रिसर्च होती है उसके उस पर बात करते हैं। अभी आगे चल के देखेंगे, जो हमारे पादरी थे, पोप थे चर्च के, उन्होंने पहले ये बोलते थे 1400-1500 साल तक ये चलती आ रही थी उनके अकॉर्डिंग। जो सन है वो बाहर की साइड है, और वो मतलब इस तरीके से चक्कर लगाता है अर्थ के, इस तरीके की बातें आ रही थी। फिर उसमें साइंटिस्ट ने दूसरे ने बता दिया तो उसको जेल में डाल दिया गया। 8 साल बाद बाहर आया, उससे फिर पूछा तो उसने फिर से वही जवाब दिया, उसको जला के मार दिया गया। जब जॉर्ज आए, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग वो प्रूव किया, दूसरे आए थे उन्होंने भी यही प्रूव किया था, लेकिन उन्होंने अपने मरते टाइम प्रूव की थी वो चीजें कि क्या करें। लेकिन हकीकत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइंटिस्ट लोग हैं, वे कुछ तो ढूंढ के उस पर रिसर्च करते हैं, फिर एक थ्योरी बनाते हैं। तो अभी ये सब चीजें जानेंगे, लेकिन कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ खत्म है, ये वहां विस्फोट हुआ था, उसके बाद से फिर ये फैलता जा रहा है, तो इसकी कोई कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ खत्म है, इसकी कोई अभी तक कोई आइडिया नहीं है। चलिए यूनिवर्स की हम बात करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम स्टडी तो कर रहे हैं इसके बारे में, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स बनता है।
तो जब हम स्टडी ऑफ यूनिवर्स करते हैं तो उसे हम कोस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोस्मोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोला जाता है? कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। अब ये बात हिंदी में तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड का विज्ञान कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब आपको इसकी मैं बात करूं एज की, कि एज कितनी है? एज, उम्र 13.82 के बिलियन के इसमें ये है कि 13.82 बिलियन ईयर्स, इसकी एज 13.82 बिलियन ईयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर यूनिवर्स की एज की बात की जाती है 13.82 बिलियन ईयर्स। अच्छा, आप कहोगे सर ये कैसे पता लगा? मैं उसी की चर्चा कर रहा था अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले, कि यहाँ पर ये जो बात कही गई या ये जो आइडिया लिया गया या स्टडी की गई थी यूनिवर्स पे, तो उसमें एक थ्योरी बनी थी, बिग बैंग थ्योरी। क्या बनी थी? बिग बैंग थ्योरी। इसके बिहाफ पे ये एज की बात की गई, इसके बिहाफ पे आगे की चर्चा की गई। एक सेकंड रुकिएगा, ओके ठीक है। इसी के बिहाफ पे आगे की चर्चा की गई। बिग बैंग थ्योरी का जो गिवन है, बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय जॉर्ज लेमेट्रे। जॉर्ज लेमेट्रे, LEMAITRE, जॉर्ज लेमेट्रे। जॉर्ज लेमेट्रे गिवन बाय बिग, ये जो दी गई है कि कौन सी थ्योरी दी गई है इनके द्वारा? बिग बैंग थ्योरी दी गई है। अच्छा, कब दी गई थी ये थ्योरी? 1927। कब दी गई थी? 1927 में इसकी बात कर दी गई थी। 1927 में उनके द्वारा इसको बता दिया गया था। इज रिलेटेड टू, इज अगर पूछे इज रिलेटेड टू origin of यूनिवर्स। अब अगर मैं जब आपको स्टार्टिंग में बात करते हुए ही बोल दिया है कि बिग बैंग थ्योरी ने ही इनके बारे में ये सब चीजें पता लगी थी, तो शायद मुझे ये चीज लिखने की नीड नहीं है। इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये आपको नॉर्मली अगर क्वेश्चन अब आता है रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रिलेटेड कौन सी थ्योरी है, ऐसी वो बिग बैंग थ्योरी। अगर उसके रचयिता पूछे जाते हैं गिवन बाय जॉर्ज लेमेट्रे, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा घुमा दे आपके क्वेश्चन को, तो आप ना घूमे, आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए उसके बारे में। उसके बारे में पता कैसे होगा? जैसे मैं चर्चा करता हूँ, बोलता हूँ, तो उसके बारे में मैं बोल के आगे बस लिखा इतना, लेकिन मैंने बताया था कि एक थ्योरी है इस तरीके से बिग बैंग थ्योरी आई थी। उसने इस चीज की रिसर्च जो की थी, थ्योरी में उन्होंने ये सब चीजें लिखी थी, बताया था। 1927 में आई थी, उन्होंने दी थी। तो डेफिनेटली ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए आगे, यहां तक नोट कर लीजिए, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। अब यहां पर चलिए आगे देखिए, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आगे की बात करते हैं हम हमारे यूनिवर्स में। अच्छा, एक बात फिर से मैं बता दूं, देखिए एक पॉइंट था, ये अपने आप में फैलता चला गया, फैलता चला गया। फैलाव होने के बाद इसमें विस्फोट हुआ। हम बिग बैंग थ्योरी को बोल देते हैं, यहां पर लिख देता हूं, महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या बोलते हैं हम इसको? महाविस्फोट का सिद्धांत। ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसलिए मैंने लिखा कि बिग बैंग थ्योरी को महाविस्फोट का सिद्धांत बोला जाता है। रीजन, क्योंकि इसमें बाद में जाके विस्फोट हुआ था। ये जिसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो इनफिनाइट, ये फैलता गया, इसमें विस्फोट हुआ। जब ये थ्योरी बनाई गई तो इसकी एज उस टाइम पे ली गई कि 13.82 बिलियन ईयर्स उस टाइम पे ली गई थी जब ये विस्फोट हुआ था। समझ रहे हो? तो अभी भी, और हाँ, अब टूटने के बाद ये जो यूनिवर्स है अभी भी फैलता हुआ जा रहा है, अपने में ये फैल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? स्कैटर हो रहा है टाइम टू टाइम। तो इस चीज को आप थोड़ा नॉलेज के लिए बता दें, वैसे इस चीज की कोई वो नहीं है। हिंदी वाले ध्यान रखें, महाविस्फोट का सिद्धांत
इसको इंग्लिश में बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। चलिए, अच्छा, हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी हैं हमारे यूनिवर्स में। तो आकाश गंगा इनको बोला जाता है, गैलेक्सी को। वैसे जब आपको नॉर्मली देखा जाए जिस चीज के बारे में कभी, अब शहर के बच्चे हैं, कुछ चीजें उनको गांव की बोली जाए, या गांव के बच्चे हैं कुछ चीज ऐसी बोली जाए जो उनको नहीं पता, या शहर के बच्चे उनको कोई चीज ऐसी बता दी जाए जो उनको नहीं पता, जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, नाम नॉर्मली सुना है, उसका काम क्या है, उसकी चीजें क्या हैं, तो वो चीज समझ में नहीं आती, इवन वो वर्ड भी समझ में नहीं आता। गैलेक्सी आपने सुना हुआ होगा या आकाश गंगा सुना हुआ होगा, लेकिन चीज क्या है, कैसे है, कुछ पता है तो उसके बारे में आइडिया लगाना या याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप चीजों को जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो ऐसी बात नहीं, आप क्लियर भी हो जाएगा। हम गैलेक्सी की बात करेंगे, यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सी है, तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ गैलेक्सीज, आकाश गंगा। हम आकाश गंगा की बात करेंगे, नंबर ऑफ गैलेक्सीज कितनी है। हम एक बात बता दें, अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसका अभी तक कोई भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, आपके पास कोई डाटा नहीं है अभी तक। लेकिन फिर भी इसमें अगर पूछा जाता है तो जो दिया हुआ है उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसी नंबर दिया हुआ है, अगर पूछा जाए तो आप लिखेंगे 10 की पावर 11 एप्रोक्स। क्या लिखेंगे? एप्रोक्स मिलेगा वहां पर, इस तरीके से मिलेगा 10 की पावर 11। पावर मीन्स घात, 10 की घात 11। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी जो दिया गया है अप्रोक्स में दिया गया है 10 की पावर 11। इसको बहुत ध्यान रखें। और जो गैलेक्सी है, ऊपर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगा है, सबका अपना एक सिस्टम है, सब अपने अपने में है। लेकिन जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम क्या है वो जानना जरूरी है एग्जाम में। अब इतना है, इतनी ज्यादा गैलेक्सियां हैं, अब उनका क्या पता। अब याद रखना, देखना 10 की पावर 11, समझ लो कितनी गैलेक्सीज होंगी, है कोई आइडिया? तो एक बात का ध्यान रखें, हमारी गैलेक्सी कौन सी है, क्योंकि एक सिस्टम है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, आप ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी है, कोई आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आप अपनी गैलेक्सी में क्या, कहां पर आप, जहां पर आप रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है। तो आवर गैलेक्सी नेम, इसको बोला जाता है मिल्की वे। क्या बोला जाता है? मिल्की वे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कई बार। इसको बोला जाता है मिल्की वे दुग्ध मेखला। क्या बोला जाता है? दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। इसका ध्यान रखें। और गैलेक्सी नेम जिसमें हम रहते हैं वो मिल्की वे होता है। अच्छा, एडजेसेंट टू मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के पास में कौन सी गैलेक्सी है वो भी चीज बतानी है, ये भी पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन इस पे बना था, हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारे पास की गैलेक्सी है वो कौन सी है, एडजेसेंट, निकटवर्ती, मतलब मिल्की वे के एडजेसेंट कौन सी गैलेक्सी है, ये चीज आपका पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखो, मैं एडजेसेंट की बात कर रहा हूँ, निकटवर्ती की बात कर रहा हूँ, हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको बोल रहा हूँ कि पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, जिसमें हम रहते हैं उस गैलेक्सी के पास में कौन सी गैलेक्सी है, या फिर वो गैलेक्सी हमारी वाली ना देके मिल्की वे वाली गैलेक्सी दे दे, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा, शायद ये आपको नाम से दिख भी रहा होगा, ANDROMEDA, इसको बोला जाता है देव पानी। क्या बोला जाता है? देव पानी, एंड्रोमीडा। ये हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल पास है, जो हमारी गैलेक्सी है उसके पास कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमीडा। जल्दी यहां तक नोट करने हैं, कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अगर हम बात करें कि सर हमें गैलेक्सी देखनी है, हमें गैलेक्सी का पता करना है, कितनी है, कहाँ है, कैसे पता करेंगे, कैसे क्या गया। आपको बता दें हम कि जो गैलेक्सी है उसको सिर्फ टेलीस्कोप का यूज करके ही हम देख सकते हैं। किसका यूज करके? टेलीस्कोप का यूज करके ही हम इसको देख सकते हैं। अदरवाइज इतनी सारी गैलेक्सी है, एक 10 की पावर 11, यहीं से आपको पता लग जाएगा इतनी हमारी गैलेक्सीज हैं। और फिर एक गैलेक्सी का भी अपना एक क्षेत्रफल है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक बात और बता दूं आपको, जो एंड्रोमेडा है ये हमारी गैलेक्सी से, जितनी बड़ी हमारी गैलेक्सी है, ऐसे कोई इनका डाटा नहीं लिया गया, इस गैलेक्सी से, हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है, मोर 2 गुना बड़ी है। बताइए कैसे देख सकते हैं आप बिना टेलीस्कोप के? तो जो हमारी गैलेक्सी है उससे 2 गुना बड़ी एंड्रोमेडा है, जो हमारे पास की मिल्की वे के पास की गैलेक्सी है। तो दूसरी गैलेक्सी देखने के लिए, आकाशगंगा देखने के लिए हमें टेलीस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, हम कभी गांव के मैंने देखे हैं, जैसे होता है कि गर्मियों के मौसम में बाहर लेट जाते हैं अपनी चारपाई बिछा करके, तो वे लेटते टाइम ऊपर को उनका फेस रहता है, तो वे तारे देखते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वे स्टार्स कौन सी गैलेक्सी के हैं? अगर क्वेश्चन इस तरीके से है तो आपका आंसर क्या होगा? जब आपको एक चीज बता दिया गया कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है, तो जो स्टार्स दिखेंगे वो हमको हमारी तो गैलेक्सी के दिखेंगे। तो जो स्टार्स हैं वो कौन सी गैलेक्सी के हैं? मिल्की वे के। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन को घुमाया जाए तो आपको पकड़ना आना चाहिए, जो चीज मैं बोल रहा हूं उन चीजों को समझना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं। मिल्की वे की भी एज दी गई है, कितनी है? 13.2 बिलियन 13.2 बिलियन ईयर्स। कितनी है? 13.2 बिलियन ईयर्स। ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसकी एज बताई गई है। अगर आपको ये चीजें डाटा को अच्छे से नोट करना और ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, यहीं से कम 8-9 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं, बस आपको डाटा याद होना चाहिए। इनमें सब कुछ बिल्कुल यही रहता है। ऐसे आप कोई थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत डाटा मिलेगा, लेकिन बिल्कुल टू दी पॉइंट बात की जा रही है, वो ये है। इसकी एज कितनी है? 13.2 बिलियन ईयर्स। अच्छा, इसकी शेप की अगर हम बात करें कि इसकी शेप कैसी होगी मिल्की वे की, इनकी जो हमारी गैलेक्सी है इनकी शेप कैसी है, तो मैं बात करता हूं, सीधा आगे चलते हैं। शेप ऑफ मिल्की वे या फिर गैलेक्सीज जो है, इनकी शेप कैसी है बेटा? अच्छा, पता है किसी को? याद करो, अगर किसी को पता हो तो बताओ, अगर किसी को पता है तो सोच लो। स्पाइरल कैसी है? स्पाइरल। ध्यान रखना, जो शेप है इसकी स्पाइरल है। स्पाइरल को बोलते हैं सर्पलाकार। हिंदी में ऐसी उसकी कोई नीड नहीं है, आपको ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, स्पाइरल ही मिलता है। अच्छा, अगर मैं रेडियस की बात करूं कि रेडियस कितना है, क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने यूनिवर्स की बात करी। यूनिवर्स का कोई आइडिया नहीं, लेकिन यूनिवर्स को दिया हुआ कैसे, क्या ये किसने बताया? बिग बैंग आया। फिर बिग बैंग किसने दिया? वो बताया। वहां से मिल्की वे निकल के आया, क्योंकि गैलेक्सी निकल के आई। गैलेक्सी हमारी कौन सी? मिल्की वे। मिल्की वे की एज कितनी, क्या उसका हिसाब है, फिर उसके बारे में चर्चा की। अभी मिल्की वे की ही बात चल रही है, फिर इसमें से कुछ निकलेगा उसकी बात करेंगे। ऐसे ही पढ़ना होता है, क्वेश्चन भी ऐसे ही निकल के आते हैं और ऐसे ही बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस ऑफ मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसकी रेडियस कितनी है? 50,000 लाइट ईयर्स
सर ये दिमाग से परे, लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष। बेटा मैं इसकी बात करूंगा लाइट ईयर की आगे चल के, बिल्कुल क्लियर बात करूंगा। ये असल में एक यूनिट होती है नापने की। जब आप किसी चीज की, ये पर्टिकुलर एक यूनिट होती है किसी की भी डिस्टेंस मेजर करने की, तो इसलिए इसको लाइट ईयर बोला जाता है। 50,000 लाइट ईयर। रेडियस जो है मिल्की वे का कितना है? 50,000 लाइट ईयर्स। त्रिज्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिज्या। चलिए आगे, ये चीज यहां तक क्लियर हुई? यहां तक आपको क्लियर हुआ भाई मैटर? कोई रेस्ट वाली बात या कुछ पूछने वाली बात है तो थोड़ा देख लीजिए। चलें आगे। सही चल रही है, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। ज्यादा सही है, मैंने कल का भी लेक्चर देखा था, वो सब बिल्कुल क्लियर था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें, एक लिमिट आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट हिंदी में भी सेम है, चंद्रशेखर लिमिट जिसे बोला जाता है सीमा। इनको नोबेल प्राइज मिला था, चंद्रशेखर लिमिट के नाम से थी ये। इनको, चंद्रशेखर को मिला था नोबेल प्राइज जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी फर्स्ट। कब जीती थी? फर्स्ट वर्ल्ड कप के नाम से ध्यान रहेगा। चंद्रशेखर लिमिट नोबेल प्राइज मिला था 1983, आई थिंक उस टाइम पे जीती थी। तो इसका आपको ध्यान रखना था कि जब इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम पे इनको मिला था नोबेल प्राइज। तो चंद्रशेखर लिमिट की कुछ चीजें हैं वो आपको समझनी है कि ये क्या है। ये नई चीज है इसके अंदर, इसके उस पे क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं चंद्रशेखर लिमिट पर। पहले हिंदी वाले देख लें। सूर्य के द्रव्य, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना जी सर, यस। ठीक, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना ही चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। क्या? अगर सूर्य का वेट 100 kg है, ये एक थ्योरी है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं ऐसे ही। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे है वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा चंद्रशेखर लिमिट कितनी है? 1.44, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन थोड़ा सा इस पे बात कर लेता हूं जिससे थोड़ा चीजें पता हो। लेकिन वो डायरेक्ट पूछेगा चंद्रशेखर लिमिट वैल्यू क्या है? 1.44। लेकिन अगर मैं एक बात कर रहा हूं, 100 किलो सूर्य का जो सन का मास है, वो सपोज कर लेते हैं जो हमारे सूर्य का मास है वो 100 किलो है सन का मास, और चंद्रशेखर लिमिट कितनी है? 1.44। डेट मीन्स 100 गुना अगर बात करूं तो 144 kg हो जाती है। तो इन्होंने बोला है, बताया है, थोड़ा इसमें एलैबोरेट किया है कि अगर 144 से नीचे रह जाए कोई वेट इनका सन का, या इस तरीके की मल्टीप्लाई करके किसी उसका कम रह जाए, लेस हो, तो वो बन जाता है ड्वार्फ स्टार, बोना तारा। और अगर ज्यादा हो, इससे ज्यादा चला जाए, तो ये बोला जाता है न्यूट्रॉन स्टार, ट्रॉन स्टार।
और अगर इससे मोर देन 3 टाइम्स हो जाए, 3 गुना ज्यादा, अगर इससे 3 गुना ज्यादा हो जाए तो ये बन जाता है ब्लैक होल। और ब्लैक होल किसके द्वारा दिया गया? नाम है चंद्रशेखर के द्वारा। चंद्रशेखर के द्वारा दिया हुआ नाम है ब्लैक होल। इन्होंने इसके बारे में बात की है। तो यहां से तो 2 चीजें पता लग गई, एक ये नाम दिया हुआ 1.44, अगर वेट इससे ज्यादा हो जाए, इसके बारे में ऐसे पूछा नहीं जाता, एक नॉर्मल बात बता रहा हूं, बहुत लंबी थ्योरी है ऐसे तो, कि अगर ये इससे ज्यादा हो जाए तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, कम रह जाए तो ड्वार्फ स्टार बन जाता है इस लिमिट से, और अगर ये 3 गुना ज्यादा हो जाए इस लिमिट से तो ब्लैक होल बन जाता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे, एक पॉइंट और लिखिए इसी के अंदर। अभी हमने बात करी थी ड्वार्फ की या न्यूट्रॉन की। अब रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, कॉल्ड पल्सर। ये बहुत तेजी से घूमता है, न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेजी से घूमता है। जब ये रोटेट करता है न्यूट्रॉन स्टार तो उसको बोला जाता है पल्सर, PULSAR, पल्सर। जो रोटेटिंग करता है न्यूट्रॉन स्टार तो इसको नाम से जाना जाता है, किस नाम से? पल्सर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए थे इसलिए डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। जो चीज ऐड करनी पड़ती है, कोई क्वेश्चन पहले पूछा गया है उसको यहां पर ऐड कर दिया, ऐसे ही है। एक आता है कॉस्मिक ईयर, गांगेवर्स। इसको बोलते क्या है? 1 revolution completed by sun around the galactic center। जब एक चक्कर, हिंदी में लिख सकते हैं इसको, जब सोलर सिस्टम या मतलब सन के द्वारा पूरी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाया जाता है आकाश गंगा का, तो वो एक राउंड जब पूरा होता है, 1 राउंड इन 250 मिलियन ईयर्स। कितने सालों में होता है? 250 मिलियन ईयर्स। और बेटा ये अप्रोक्स है। क्या है ये? अप्रोक्स है, फिक्स नहीं है ये अप्रोक्स है, इसका भी कोई फिक्स नहीं है। ऊपर नीचे एक चीज और बता दूं, कहीं पे कुछ मिलता है कहीं पे कुछ मिलता है। जो डाटा आपको दिया जा रहा है बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल सही है डाटा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। 1 राउंड इन 250 मिलियन ईयर्स, लगभग 25 करोड़ ईयर्स, 25 करोड़ ईयर्स, करोड़। ठीक है, चलिए हो गया, आगे चलिए। अभी हम मिल्की की बात कर रहे थे, इसमें एक यूनिट आई थी, लिमिट आई, उसकी भी बात कर ली लिमिट के साथ। 1-2 क्वेश्चन थे जो बने हुए थे वे हमने डाल दिए। अब मैं बात करता हूं स्टार्स की। सबसे पहला पॉइंट, अर्थ के पास जो है, सबसे पास, एडजेसेंट टू दी अर्थ, या हिंदी में भी लिख लें अर्थ के पास जो स्टार है, सबसे पास जो स्टार है, अर्थ के सबसे पास में जो तारा है उसको क्या बोला जाता है? अर्थ के पास का जो स्टार है उसको सन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सन बोला जाता है।
ठीक है, चलें आगे। और अर्थ के दूसरा सबसे पास सेकंड एडजेसेंट, दूसरा सबसे पास सेकंड एडजेसेंट। सेकंड एडजेसेंट कौन सा होता है? प्रोक्सिमा के नाम से जाना जाता है ये, प्रोक्सिमा, CENTAURI, सेंटुरी, प्रोक्सिमा सेंटुरी। इस ध्यान रखना, अर्थ के जो दूसरे सबसे पास तारा है उसका नाम ये है, सेकंड एडजेसेंट। और सन का एक वैसे नाम दिया गया है स्टार, लेकिन जो सन के पास सबसे पास है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटुरी ही है। देखा जाए दोनों तरफ से घुमा के यही बात बोली जा रही है। सन इस केस में बोला गया तो वो इसके साथ मिल जाता है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो वो पहला है ही है। ठीक है, वही चीज घुमा के बोली गई है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आया था तो इसलिए मैंने दोनों चीजों में आपको बता दिया। अच्छा, गैप कितना है इसका? इसका जो गैप है ये ऐसे नापा जाता है 4.3 लाइट ईयर्स, 4.3 लाइट ईयर्स, 4.3 लाइट ईयर्स। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं तो हम ब्राइटेस्ट स्टार की बात कर लें। ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार, चमकदार, ये पूछे हुए आए हुए और आपके बुक के क्वेश्चन है। चमकदार जो तारा है वो कौन सा है? चमकदार, ब्राइटेस्ट स्टार। ब्राइटेस्ट स्टार का नाम है सीरियस। तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अगर आप सीरियस होंगे, अगर आप सीरियस रहेंगे तो आप भी चमकेंगे, ब्राइट रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? जल्दी से नोट कर लीजिए, ये पॉइंट बिल्कुल डायरेक्ट पूछे हुए क्वेश्चन के हैं। और इसको एक बात और ध्यान रखना, सीरियस को डॉग स्टार भी बोला जाता है। इसको तो हिंदी में सीरियस बोला जाता है, लेकिन डॉग को हिंदी में कभी वो डिफाइन नहीं करना, ना बताना है, सिर्फ डॉग स्टार होता है ये। ठीक है, कोई डाउट यहां तक तो पूछ लीजिएगा। चलिए, पोलारिस स्टार ये कौन सा होता है? ये ध्रुवी तारे की बात कर रहा है, ध्रुवी तारे की बात कर रहा है। ये किधर होता है? नॉर्थ में, उत्तरी दिशा में। किधर होता है ये? नॉर्थ में, उत्तरी दिशा में होता है, नॉर्थ में। और सबसे बड़ी बात इसकी, अभी तक जो 400 साल पहले की बात हो रही है कि मतलब जो इसकी एज दी गई, कोई कुछ बताता है, कोई 4.22, कोई 4.23, कोई 4.21, इसकी कोई डिफाइन नहीं है, ना ही इस चीज पे कोई क्वेश्चन अभी पूछा जाता है। लेकिन अगर एक बात देखें या किसी उसके अकॉर्डिंग देखें, मतलब साइंटिस्ट के उसमें, तो 4.23 को ही सही माना गया है, 4.23 को सही माना गया है। बल्कि आप बुक में मिलेगा तो शायद 4.22 के हिसाब से मिल जाए। तो आपको ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि दोनों तीनों ही मिलेंगे, एक आधा करेक्ट ऑप्शन ही वो देगा, उसी को आप लगा के आगे बढ़ना। अच्छा, ये जो स्टार हैं जो हमें चमकते हैं, आपने देखा होगा, ये हम स्टार देखते हैं अपनी अपनी गैलेक्सी में। जो ये स्टार है, ये स्टार्स का एक समूह है। यह जो साइंटिस्ट को चेक करते हैं तो वो एक उसको रेखांकित कर लेते हैं, उन चीजों को एक मैप बना लेते हैं उनका। तो जब हम स्टार्स का एक मैप बन जाता है, या हम बोले ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, उसको क्या बोलते हैं? तारों का समूह। इसको क्या बोला जाता है? तारों के समूह को, तारों के समूह को क्या बोला जाता है? बताइए। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसको बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन।
इसकी संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, पूछा हुआ है। कॉन्स्टिलेशन की संख्या 88 है। टोटल नंबर इज 88। कितनी संख्या है, 88 है। ग्रुप ऑफ स्टार्स या कॉन्स्टिलेशन 88 है। और ऐसा नहीं है, कुछ ने 89 भी लिख देते हैं, यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ। लेकिन जो हमारी बुक मानती है या हमारा कमीशन मानता है या कोई भी चीज ऐसी मानती है, हम किसकी बात सुनते हैं हमेशा अक्सर, IAU। जो IAU बोल देगा वही हमारे लिए होगा। IAU ने 88 संख्या बताई है, कहीं बुक पे या नेट पे कहीं कुछ अलग मिल जाता है 89। इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, लिख सकते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसने दिया हुआ है, और ये टोटल नंबर कितने हैं, 88। सो डैट हमारे लिए यही बिल्कुल सही है, हम इन्हीं को मान करके आगे बढ़ेंगे। और थोड़ी सी नॉलेज के लिए और बता दूं, 88 में से 12 तो हमारी राशियों पर ही होती हैं, 12 तो हमारी राशि ही है इनमें से। मतलब जो हमारी ये आपने देखा होगा जन्मपत्री होती हैं, 12 राशियां होती हैं, उन्हीं 12 राशियों में से होती हैं 88 में से। तो अच्छा, आप कहोगे सर सितारों में तो सन भी आपने गिना था, अभी सन की भी बात कर रहे थे कि सन है सबसे नजदीक स्टार। बेटा सन तारों का समूह नहीं होता, वो एक स्टार की बात हुई, कौन सा पास में है, लेकिन उसके समीप जो है हमारे एडजेसेंट जो है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या सन पार्ट है, ये पूछा गया था हमारे स्टार का, तो हम लिख देंगे sun is not the part of constellation। constellation का आपको पता ही लग गया है, समूह, तारों का समूह, ठीक है, तारों का समूह। sun is not the part of constellation। चलिए आगे, यहां तक क्लियर हो गया है? किसी को कोई डाउट? कॉपी कर रहे हैं, अच्छे से समझ के चल रहे हैं? चलिए आगे। अगर मैं आगे बात करूं, अभी मैं आपको बता के आया था लाइट ईयर, थोड़ा सा इसमें से क्वेश्चन बन जाता है अक्सर एक आधा, तो आपको लाइट ईयर का पता होना चाहिए, प्रकाश वर्ष का। जो ये खुद बोल रहा था अभी कि प्रकाश वर्ष कितने हैं, इतने प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष का मेनली यूज कहाँ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट है। क्या है ये? डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट, टू मेजर द डिस्टेंस, टू मेजर द डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने की एक यूनिट है, इसके बारे में मैं लिख भी चुका था। और अगर मैं बात करूं कि ये यूज कहां होती है, यूज ऑफ लाइट ईयर, इसका यूज कहां होता है, तो स्टार्स की जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस को मापने के लिए, स्टार्स की जो डिस्टेंस है उनको मापने के लिए यूज किया जाता है लाइट ईयर का। और 1 लाइट ईयर, अगर 1 लाइट ईयर की बात करूं, वहां तो 50,000 लाइट ईयर लिखा हुआ था, अगर मैं सिर्फ 1 लाइट ईयर की बात करूं तो बेटा ये इक्वल टू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और मैंने ज्यादातर चीजें मीटर में ही लिखी हुई हैं, वहां पर पेपर में आप गलती क्या करते हो, वहां सब कुछ सेम रहता है, बाद में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये चीजें लिख देंगे, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। बेटा ध्यान रखना, ज्यादातर चीजें ही ये सारी मीटर में मिलेंगी आपको।
9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर की बात है, और मैंने अभी बताया था आपको सिर्फ 1 लाइट ईयर की बात है। मैंने 50,000 लाइट ईयर की बात की थी, तो 50,000 लाइट ईयर में देख लीजिए कितनी होगा, कितना। और एक प्रकाश की अगर मैं बात करता है ये लाइट ईयर की, तो जो लाइट की गति होती है तो 3 सेकंड में 1 2 3 सेकंड में धरती से चंद्रमा तक छूकर वापस धरती पे, ये होती है इसकी स्पीड। देखा जाए तो जो उनके अकॉर्डिंग बताया गया है उनकी स्पीड ये होती है। चलिए हम आगे बात करते थे सोलर सिस्टम की। किसकी? सोलर सिस्टम की, सौर मंडल। ये सब टॉपिक अभी उसी के चल रहे हैं। जैसे अर्थ के अंदर का सब कुछ पार्ट लिया गया था, ऐसे ही आपके यूनिवर्स के अंदर की बातें चल रही हैं। जब ये कोई भी छोटी मोटी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वे सारी ली जाएंगी। तो इसलिए आप बस बिल्कुल टू द पॉइंट बातें चल रही है, ना कोई ज़्यादा बढ़ा के हैं या फिर ना कोई ऐसी है कि बिल्कुल कम करके दे रहा हूँ। हाँ, ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जैसे एग्जाम पास में है तो थोड़ा सा स्पीड भी रखनी पड़ रही है, इसलिए इतने टाइम का लेक्चर है आपका। तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके जरूर चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि चीज़ें सारी कवर हो जाएं, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बचने के ज़्यादा चांसेस ना रहें। सौर मंडल की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं हिंदी में समझाऊं, कि हर वह चीज़ जो सन की, हर चीज की बात करेंगे, मतलब कि हर वह चीज जो सन की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। किसके? सन के। तो हम उसी की बात करते हैं सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में। हर वह चीज ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज क्या है कि सोलर सिस्टम में आते क्या क्या हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन कौन लगा रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। सोलर सिस्टम वही जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इसमें सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसकी डेफिनेशन आए तो आप ध्यान रखना। सूर्य के चारों ओर जो लग रहे हैं प्लैनेट, ग्रह क्या आते हैं इसके अंदर, प्लैनेट ग्रह क्या आते हैं इसके अंदर। यदि ये पूछा जाए, पूछा भी गया है, जो ये नाम दे रहा हूं मैं, इन नामों में ये देखना है कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। अगर मैं बात करूं कि प्लैनेट क्या इसके अंदर आता है, तो ये आंसर है यस, कि प्लैनेट इसके अंदर आता है। चलिए आगे। दूसरा है प्लैनेट के बाद ड्वार्फ प्लैनेट। कौन सा है? ड्वार्फ प्लैनेट, बोना ग्रह। बोना ग्रह क्या ये आता है इसके अंदर? क्या ये इसके अंदर आता है? ड्वार्फ प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर आता है? यस आता है, जो कि चक्कर लगाता है। कोई डाउट यहां तक? चलिए, ये समझ में आ गया, ड्वार्फ प्लैनेट आ गया समझ में कि जी हाँ आता है इसमें। कोमेट, धूमकेतु, कोमेट धूमकेतु, क्या ये आता है? जी आता है। यहां तक कोई डाउट? धूमकेतु भी आता है, कोमेट इसके अंदर आता है। आगे है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड, क्षुद्र, क्षुद्र, क्षुद्र ग्रह, क्या ये भी आता है? जी ये भी आता है। लास्ट है स्टार्स, लास्ट है स्टार्स, क्या ये भी आते हैं? नहीं, ये नहीं आते। इस चीज का ध्यान रखना, कौन कौन सी चीज आती है सोलर सिस्टम में? प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, कोमेट, एस्टेरॉयड। स्टार्स नहीं आते हैं। और ऐसा आपको एक चीज और बता दी जाए, जो प्लैनेट हैं वो कितने हैं हमारे? 8 तो प्लैनेट हैं।
और ड्वार्फ प्लैनेट कितने हैं? ये है 5। और धूमकेतु एस्टेरॉयड इनका कोई आइडिया नहीं, इनकी कोई गिनती नहीं, कोई अभी तक गिनती नहीं, कुछ आइडिया नहीं, स्टार्स आता नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि प्लैनेट ड्वार्फ आर्टर 5 तो वही हो गए 13, और ये कोमेट और एस्टेरॉयड सारे आपके सोलर सिस्टम में आते हैं। वैसे एक स्टार जो नाम दिया जाता है अपने, उसमें जो एक समूह बना होता है उसमें एक ही रहता है। स्टार्स कितने? एक। चलिए, इसमें आती है एक जियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी आती है? एक जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए इसको हिंदी में बोला जाता है, लिख लीजिए, भू केंद्रीय सिद्धांत। क्या बोला जाता है? भू केंद्रीय सिद्धांत। ये जो दिया गया है, ये जो थ्योरी दी गई है, हर किसी के द्वारा दी जाती है बाय टोल्मी। इसमें पी जो है वो साइलेंट रहता है, पी इसमें साइलेंट रहता है बाय टोल्मी। चलिए अब बात करते हैं ये थ्योरी क्या है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये सबसे पहले टोल्मी ने दी थी, और जो ये चलती आ रही है हमारी 1400-1500 साल पहले चली, और पादरी लोग भी इसी मानते थे। मैं बता रहा था, चर्च के लोग जो पोप होते हैं वो भी इस चीज ही को मानते थे। 1400-1500 साल ये थ्योरी चली थी, और इस चीज के अंदर ये बोला गया था कि जो सन है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। जो सन है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। जो सन है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। मैंने बताया था कि एक साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ किया था कि जी नहीं, ये गलत है, बात मान लीजिए। तो उसको जेल में डाल दिया गया था 8 साल के लिए। उसके बाद 8 साल बाद जब वो जेल से बाहर आया, उससे फिर पूछा गया तो उसने फिर से वही बताया था, और उसको जला के मार दिया गया था। लेकिन फिर इसी के साथ एक थ्योरी आई थी, अभी बताऊंगा उसका नाम, जिन्होंने दिया था। लेकिन उन्होंने अपने मरते टाइम पर ही इस थ्योरी को बताया था, क्योंकि उनको भी डर था जो इतना बड़ा काम कर दें कि वो इसी को मानेंगे, वो बातों को नहीं मानेंगे या प्रूफ को नहीं मानेंगे। जियोसेंट्रिक थ्योरी 1400-1500 साल तक ये चलता रहा कि अर्थ जो कि गलत है, चीजें ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको कहा गया, बस ऐसे ही मान लिया गया। लेकिन एक थ्योरी आती है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ये मानी गई थी फिर बाद में, ये मेन थ्योरी थी। और इसको देने वाले कौन थे? बाई कोपरनिकस। बाई कोपरनिकस ये दी गई थी कोपरनिकस के थ्रू। यू है ये, NUS, ठीक है। ये जो थ्योरी दी गई थी कोपरनिकस के थ्रू दी गई थी, और नासा ने इनके नाम पर कई मिशन भी लॉन्च किए थे, मतलब कई मिशन भी लॉन्च किए हैं। और इन्होंने ये भी बोला, इसे बोला जाता है सौर केंद्रीय का सिद्धांत। किसका? सौर केंद्रीय का सिद्धांत। और नासा ने इनके ऊपर कई थ्योरी, फिर उसके बाद इन्होंने कई मिशन लॉन्च भी किए थे कि, और माना भी गया था, और बात हकीकत भी यही है कि सन के चारों प्लेनेट चक्कर काटते हैं, ठीक है। अर्थ वगैरह सब इसके सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं यहां पर, ठीक है। किसने दी थी? ये दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाली भी थ्योरी, लेकिन आपको उस थ्योरी का पता होना चाहिए बस किसने दी थी। मेन इसका बस सिर्फ पता होना चाहिए, जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी आपको? टॉल्मी। आपको पीस में साइलेंट रहेगा, तो कई साल तक यही माना गया, लेकिन ये गलत था। उसके बाद जो मेन थ्योरी आई हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई? कोपरनिकस के द्वारा, और इसमें बात ये सिद्ध कर दी गई थी, ये बिल्कुल सही थी, ठीक है। चलिए आगे।
आगे पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा जो आ रही है इसमें, प्लेनेटरी थ्योरी। प्लेनेटरी थ्योरी अगर मैं इसकी बात करूं, ये बात क्या है इसके अंदर, ग्रहों का नियम, प्लेनेट का नियम की बात हो रही है। ये किसने दी थी? केपलर ने, बाई केपलर, बाई केपलर। आप कह रहे हो सर आप कोर्स को जल्दी कर रहे हो या फिर इस तरीके से, ये मजबूरी है बेटा, टाइम इतना है नहीं, आपको भी पता है, और मैं चाहता हूं हर चीज वो आपको मिल जाए कि जो एग्जाम में जब एक बार बोल दिया बेटा इससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी, तो हर चीज वो फिर आपके नोट्स में से हो। समझा के भी चल रहा हूँ चीजों को, जहां तक समझा सकते हैं, जो मेन चीजें वे डाली जा रही हैं वे समझाई जा रही हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से बस ये नोट्स अपने पास रखना, बाकी तो चलेगा, नोट्स को मेंटेन कर लेना, पढ़ के देख लेना, और जो प्रीवियस पेपर है उनको सोल्व करना, सब यहीं से मिलेगा आपको। प्लेनेटरी थ्योरी बाय केपलर, इसमें लिखा जाता है, मैंने भी बताया आपको, ग्रहों का नियम। क्या है ये? ग्रहों का नियम। ग्रहों के नियम की बात हो रही है यहां पर। किसकी बात हो रही है? ग्रहों के नियम की बात हो रही है। किस नियम से, क्या ऑर्बिट है ग्रहों का, किस उसमें घूम रहे हैं, इसको अगर मैं डेफिनेशन दूं, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सभी ग्रह सूर्य की दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ये हिंदी में लिखने का ये तात्पर्य है क्योंकि इस चीज पे क्वेश्चन बन चुका है। सभी ग्रह सूर्य की दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। प्लेनेट की बात कर दी, ग्रहों का नियम है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। ऑल प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब देखिए इसमें सभी ग्रहों का ऑर्बिट कुछ इस तरीके से होता है। ये सन है, यहां पर अर्थ है, यहां पर अर्थ है। अर्थ की और सन की जो दूरी है यहां पर ज्यादा है, यहां से यहां तक ज्यादा है, और यहां सन और अर्थ की दूरी कम है। इसी चीज को समझाया जाता है कि जब यहाँ पर सन और अर्थ की जो दूरी है, जब ये बिल्कुल पास रहती है, तो आपने देखा होगा मौसम आपका जो है वो चेंज हो जाता है, और यहाँ की दूरी देखी जाती है तो मौसम आपका चेंज हो जाता है। क्या ये चेंज पीरियड का जो टाइम है वो फिक्स है? जी, इनका टाइम फिक्स है। जो नजदीक होती है दूरी, जब ये दूरी आपकी अर्थ के पास होती है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड होता है आपका 3 जनवरी। इसको बोला जाता है, सन अर्थ के पास है तो पेरिहीलियन, पेरिहीलियन, उपसोर, उपसोर। और अगर इसकी बात करें जब सन और अर्थ दूर होते हैं, जब सन और अर्थ दूर होते हैं, ये सन है, इसकी दूरी ज्यादा होती है, तो मैं इसकी अगर बात करूं कि यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है और टाइम पीरियड क्या होता है, ये होती है बेटा 4 जुलाई, और इसका बोला जाता है अपहीलियन, अपहीलियन, और इसका आंसर है अपसोर। अपहीलियन को क्या बोला जाता है? अपसोर। आप कुछ इस तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए
अभी जगह नहीं है, इतना ही बना लिया है मैंने कि ये कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप देखेंगे जब आपका ये यहाँ पर बिल्कुल पास में रहता है सूर्य, तो आपकी गर्मी बढ़ जाती है और इधर ठंड शुरू हो जाती है, इधर गर्मी आनी शुरू हो जाती है। और जब ये दूर चला जाता है तो इधर आपकी ठंड आनी शुरू हो जाती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर बिल्कुल अपोजिट में होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच की दूरी कितनी है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो बेटा इस चीज को आपको एवरेज दिया गया है, तो ये बोली जाती है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई किसने दी गई बेटा? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन्स बाई किससे नापी जाती है? ये नापी किससे जाती है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, खगोलीय इकाई। इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोला जाता है इसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो इसको नापती है उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन किससे नापी जाती है? बाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी मापने की ये इकाई होती है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी मापने की इकाई, दूरी मापने की इकाई। चलिए चलिए बेटा, ये आपका सोलर सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चीजें इसके अंदर की जो यूनिवर्स के अंदर तक की थी वे सारी ले ली गई हैं। अगर कुछ थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट चीजें बच जाती हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी ले सकता हूँ। ये चीजें जो भी चीजें बच जाती हैं, अब आपको एक चीजें आपको ध्यान रखनी है कि चीजें बहुत ही मतलब सिंपल होती है, बस थोड़ा सा उसके अंदर लॉजिक लगाया गया है, चीजों को घुमाया गया है। आप अगर इसकी पीडीएफ उठाएंगे या कहीं से देखेंगे सब आपको यही मिलने वाला है। आप एक बार देख लेना, लेकिन ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास इसको पीपीटी भी मिल जाएगी इसकी, लेकिन मेन चीज़ यही है कि इसको अपने हैंड रिटन नोट्स में जरूर लिख करके चलें, ठीक है। और मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में कराया है, जैसे आज कराया है, तो आपकी डाउट्स हैंड टू हैंड रेडी होने चाहिए अलग पेज पे कि सर ये हमारे डाउट्स हैं, वे तभी क्लियर हो पाएंगे जब आप अपने डेली नोट्स बनाओगे, उनको पढ़ोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो साइड में, वैसे मुझे लगता नहीं इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। और नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम इसको शायद इसमें लगेंगे आपके आई थिंक 9-10 लेक्चर लगने हैं टोटल। 10 लेक्चर के समथिंग और एक्स्ट्रा और 10 लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका हिस्ट्री रहना है,
वो चलाएंगे। और इसमें अगर कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो मैं आपको डायरेक्ट एक लिंक बताऊंगा या तरीका बताऊंगा कैसे करना है, तो आप उस पर अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपके प्रीवियस पेपर्स हैं उनको जब आप चेक करोगे या देखोगे तो ये चीज़ देखो, मेन चीज़ कि जो आप लिख रहे हो क्या वहीं से क्वेश्चन लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, मेन चीज़ यहाँ है। तो क्वेश्चन आपके यही सब मिलने वाले हैं। कुछ चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा हैं, वाइड हैं, तो उन चीज़ों को मैंने शॉर्टकट करके लिया भी है, लेकिन आप घबराए नहीं, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनको भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें और देते रहें क्वेश्चंस को, ठीक है। या ऐसे ही आप रैंडमली क्वेश्चन डालें गूगल पे, और मतलब गूगल पे सर्च करें कोई क्वेश्चन और आप उसका आंसर दे के देखें, लेकिन पढ़ने के बाद, ठीक है। इतना आज के लिए मुझे लगता है मैटर काफ़ी है। इतना मैटर करने के बाद, क्योंकि नई चीज़ें हैं सारी, तो आपको पढ़ते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगी। तो आई थिंक मैंने आज ये यूनिवर्स भी आपका कंप्लीट कर दिया है। कल का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होगा। मुझे आज के शाम तक, मतलब शाम तक तो ये अपलोड होने वाली है। आप कल जैसे भी करते हैं, जैसे आज सुबह सुबह मेरे पास नोट्स आ गए थे बनाए हुए बच्चों की प्रॉब्लम्स जो ली, ऐसे ही मुझे डेली सुबह तक आप करके भेजें, तो मुझे भी मोटिवेशन आता है, अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हैं और आपके भी इसमें बेनिफिट है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।